दोस्तों नमस्कार, मैं राधेश्याम। आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे कि हरियाणा के मेवात नूह इलाके में किस तरह से हिंसा भड़की, किस तरह से वहां हिंसा ने विकराल रूप लिया और उस हिंसा को लेकर जो एक नाम उभर कर आ रहा है मोनू मानेसर का। मोनू मानेसर कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या काम करता है, किस दल से जुड़ा है, इसको लेकर नेताओं में प्रतिक्रिया क्या है। सत्ता पक्ष के वो तमाम नेता जो मोदी सरकार में कैबिनेट के मंत्री हैं, जो हरियाणा के विधानसभा स्पीकर हैं, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों का इस हिंसा के बारे में क्या कहना है और इस हिंसा में अब तक कितने लोग मारे गए, कहां तक इसकी लपटें पहुंची, वो कौन सी 84 कोसी ब्रजमंडल यात्रा थी जिस वजह से जो यात्रा कहां से निकली और उस यात्रा पर क्या हमला हुआ, क्या चीजें वहां घटित हुई जिस वजह से इस घटना ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि बहुत बड़ी तादाद में हिंसा ने अपना उग्र रूप धारण किया और उसकी कीमत कई लोगों को जान माल से चुकानी पड़ी। कौन वो लोग हैं जो इस हिंसा के पीछे हैं, लोगों की मंशा क्या है, साजिश क्या थी और किस तरह से वह घटना पूरा घटनाक्रम घटित हुआ। इन्हीं सारे बिंदुओं पे आज हम आपसे चर्चा करेंगे। निवेदन करेंगे कि वीडियो पूरा देखिए ताकि आपकी समझ में पूरा घटनाक्रम आए और पूरी साजिश, पूरी घटनाक्रम की परत दर परत आपके सामने आती चली जाए। 31 जुलाई को नूह में 84 कोसी ब्रजमंडल यात्रा निकालने का एक तरह से फरमान जारी हुआ, एक तरह से अनाउंस हुआ, घोषणा हुई और वो घोषणा तथाकथित तौर पर हिंदुओं की तरफ से थी, लेकिन उस पूरी घोषणा और उस पूरे आयोजन के पीछे आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो तमाम शाखाएं हैं, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, गौरक्षा दल हो, इन सारे संगठनों ने एक तरह से उस यात्रा को निकालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी थी। और नूह का वो इलाका जिस इलाके में 70 से 80% मुस्लिम आबादी है, इस इलाके में कुल 11 लाख की आबादी है जिसमें 7.5 लाख मुस्लिम हैं और लगभग 3.5 लाख हिंदू हैं। और इस इतनी बड़ी आबादी के बावजूद एक बात मैं आपके जेहन में लाना चाहता हूं कि आजादी से लेकर आज तक, यहां तक कि आजादी से पहले भी बंटवारे के दौरान जो हिंदू मुस्लिम तमाम जगह पे दंगे हुए थे, उस समय भी इस नूह इलाके में मुस्लिम बहुत आदायत थे, लेकिन बावजूद इसके उस समय भी और उसके बाद आजादी से लेकर आज तक उस इलाके में कभी कोई दंगा नहीं हुआ, कभी हिंदू मुस्लिम हिंसा नहीं हुई, कभी कोई झड़प नहीं हुई। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हिंदू वहां रहते नहीं हैं, हिंदुओं के वहां मंदिर नहीं हैं, हिंदू वहां पूजा पाठ नहीं करते हैं या उसके आयोजन नहीं करते हैं। सारे काम होते आ रहे हैं, हमेशा से हुए हैं, लेकिन जब कोई काम इस नियत से किया जाए कि उस तथाकथित धार्मिक यात्रा में तमाम तरह के उग्र नारे दिए जाएं, उग्र भाषण किए जाएं और तमाम तरह से दूसरे समुदाय को टारगेट करके तमाम तरह की चीजें की जाएं, हथियारबंद लोग जाएं, नशे की हालत में उग्रता की श्रेणी में आकर उस धार्मिक यात्रा को उग्र यात्रा बनाने की कोशिश करें, तब वह यात्रा एक दंगे का रूप धारण कैसे करती है, ये पूरी पटकथा किस तरह से नूह में लिखी गई। मेवात का जो इलाका है वो निश्चित तौर पर दिल्ली के रायसीना हॉल, जहां मतलब राष्ट्रपति महोदया का जो राष्ट्रपति भवन है, वहां से लेकर राजस्थान के भरतपुर तक मेवात का वो इलाका जाता है। बताया ये जाता है, ऐतिहासिक तौर पे ये प्रमाण मिले हैं कि मेवात के इलाके के वो मुसलमान वृंदावन की परिक्रमा करते हैं और वो भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के भक्त हैं। निश्चित तौर पर ऐसी जहां पर धर्म की एक आपस में जुड़ाव हो, जहां धर्म निरपेक्षता की ऐसी लकीर खींची जाए कि हिंदू और मुसलमान इतने प्रेम से रहें कि मुसलमान भगवान श्री कृष्ण की भक्त हों और वृंदावन की यात्रा करते हों,
ऐसे इलाके में खुले आसमान के नीचे हिंसा की चिंगारी किसने भड़काई, ये साजिश आपको समझने की जरूरत है। आज पूरा देश, मणिपुर हो, चाहे बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश का बरेली हो, चाहे फिर वह चलती हुई ट्रेन में एक सिपाही चेतन सिंह के द्वारा 4 लोगों की हुई हत्या हो, इन सारे चीजों के पीछे कौन वो शक्तियां खड़ी हैं जो पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनाना चाहती हैं, जो ये चाहती हैं कि निश्चित तौर पर मुसलमानों को इस देश के भीतर इतना असुरक्षित बना दीजिए कि मुसलमान सारे मुद्दे छोड़कर हर मंच पर सिर्फ एक बात कहने लगें कि फला राजनीतिक सत्ता को हटाओ, सब कुछ भूल जाओ। और जब वो इस तरह के बयान देने लगें तो उनके बयानों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से तमाम से क्षेत्रों में रिलीज किया जाए और लोगों को ये समझाने का प्रयास किया जाए कि देखो फला साहब सत्ता में हैं, इसी वजह से मुसलमान डरा हुआ है और हिंदुओं को सुरक्षा पाने के लिए हिंदू सुरक्षित तभी तक है जब तक फला राजनीतिक सत्ता में है, फलाना दल सत्ता में रहेगा तभी तक हिंदू सुरक्षित रहेगा। इस तरह की जो एक मोनोपोली सेट करने की कोशिश पूरे देश में की जा रही है, ये साजिश आपको समझनी होगी। वो लोग कौन हैं जो आपके बच्चों को दंगाई बनाना चाहते हैं? आप जिन बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मास्टर बनाना चाहते हैं, वह कौन लोग हैं जो आपके उन सपनों को दंगों का रूप देना चाहते हैं? इन सारी चीजों को आपको समझना होगा। आइए, जब ये यात्रा निकालने की इसकी घोषणा हुई उसके बाद मोनू मानेसर के बारे में आपको बता दें। मोनू मानेसर, मोहित उर्फ मोनू मानेसर बजरंग दल का जिलाध्यक्ष है और 2015 में जब हरियाणा में एक कानून बना, गौरक्षा कानून, तो इसे हरियाणा की सरकार ने अपनी बनाई हुई गौरक्षा समिति का सदस्य बनाया और उसके बाद इसका जलवा पूरे क्षेत्र में हो गया। मोनू मानेसर की वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां तमाम भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बड़े बड़े नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें मौजूद हैं, हरियाणा प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ उसकी तस्वीरें मौजूद हैं। वो सारी तस्वीरें उसकी राजनीतिक वजूद, उसके ठसक और उसके जलवे को बयां कर रही हैं। निश्चित तौर पर मोनू मानेसर गाड़ियों 32 साल का मोनू मानेसर, जिसके पास गाड़ियों का एक बड़ा काफिला है, तमाम तरह के हथियारबंद लोग उसके पास हैं, तमाम तरह के हथियार हैं और उसकी उसके फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब अकाउंट पर तमाम वो रील्स मौजूद हैं जिसमें वो कार के डैशबोर्ड या बोनट पर बैठकर रिवॉल्वर, पिस्टल और राइफल आदि असला हाथों में लेकर रील्स शूट कर रहा है कि बदमाश छोरा एनसीआर में राखे पूरी धौंस छोरा। अब आप बताइए, मोनू मानेसर हरियाणा में भी कई मुकदमों में वांछित है, धारा 307 जैसे मुकदमों में वह हरियाणा से फरार है और राजस्थान में भी 2 लोगों की हत्या में वो निश्चित तौर पर वांछित है और कथित तौर पर राजस्थान की पुलिस उसकी तलाश कर रही है। कथित तौर पर मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो दुबई में तो है नहीं, ना ही किसी दूसरे देश में भाग गया, वो इसी देश में है, समय पर वीडियो रिलीज कर रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने वीडियो डाल रहा है और ये हिंसा होने के बाद तमाम मीडिया चैनल्स पर उसने टेलीफोन के माध्यम से अपने इंटरव्यू दिए हैं, अपनी बात कही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति को 2-3 राज्यों की पुलिस नहीं खोज पा रही है, उस व्यक्ति को हमारे देश के मीडिया चैनल के पत्रकार खोज ले रहे हैं और उसके बावजूद पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी है और ये कह रही है कि हम मोनू मानेसर को पकड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस पूरी स्ट्रेटेजी को आपको समझने की बड़ी आवश्यकता है। ये मोनू मानेसर फरवरी के महीने में राजस्थान में जुनैद और नासिर की हत्या के मामले में वांछित चल रहा है। ये जुनैद और नासिर को कथित तौर पर इसने गौ तस्कर बताया और उनको पीट कर उनको मार डाला, उनकी लाश को जला दिया और इसने बताया कि वो गौ तस्कर थे, लेकिन जांच में ये सामने आया कि वो गौ तस्कर नहीं थे,
उनके ऊपर निश्चित तौर पर ये एक सांप्रदायिक हमला किया गया, उसके बाद उनको मार डाला गया। अब आप हमको ये बताइए, सिर्फ आपके सामने एक सवाल है, क्या किसी भी व्यक्ति को इस देश में कथित तौर पर कोई दूसरा व्यक्ति ये बताएगा कि ये अपराधी है और उसको ये अधिकार मिल जाएगा कि वह उसको पीट-पीट कर मार डाले, और बाद में जब उसकी हत्या हो जाती है, उसके बाद ये पता चलता है कि वो व्यक्ति फला अपराध में अपराधी था ही नहीं। क्या इस देश में संविधान नहीं है? क्या इस देश में पुलिस नहीं है? क्या इस देश में कानून जैसी कोई चीज नहीं रह गई है? वही रूल ऑफ लॉ जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ लगातार मणिपुर के संदर्भ में ये जिक्र कर रहे हैं कि मणिपुर में रूल ऑफ लॉ डैमेज हुआ है। पिछले 3 महीने से कोई कानून नाम की वहां चीज नहीं रह गई थी। क्या इसी तरह का माहौल पूरे देश में बनाने की साजिश की जा रही है? उसके बाद से मोनू मानेसर ने एक वीडियो जारी किया। उसने ये कहा कि हम उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, आप लोग भी शामिल होइए। इसके अलावा उसने जो कहा वो हम आपको बता नहीं सकते और ना ही वो वीडियो हम आपको दिखा सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तमाम वो बंदिशें होती हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, हम भी उनको फॉलो कर रहे हैं और हम बताना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि हम मोनू मानेसर जितने मानसिक तौर पर न तो बीमार हैं और ना ही मानसिक रूप से पैदल हैं, और हम नहीं चाहते कि उसकी वाणी का वो जहर आपके दिमाग तक पहुंचे ताकि आप या आपके बच्चे भी उस मानसिक बीमारी का शिकार हों। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी इन बातों से कि मोनू मानेसर ने उस वीडियो में क्या कहा होगा। निश्चित तौर पर हम आपसे ये कहना चाहते हैं। उसके बाद उसी का एक साथी बिट्टू बजरंगी, जिसने एक वीडियो क्लिप जारी किया और नुहू के मुसलमानों को टारगेट करते हुए ये कहा कि नुहू में मैं आ रहा हूं, पूरे जलवे के साथ आ रहा हूं, पूरा काफिला साथ में होगा और उसके बाद स्वागत करना, माला और हार लेकर तैयार रहना, तुम्हारा जीजा आ रहा है, तुम्हारा दामाद आ रहा है। क्या निश्चित तौर पर ऐसी मानसिकता वाले लोग, ऐसी कुटिल मानसिकता वाले लोग हमारे समाज के, हमारे धर्म के ध्वजावाहक हो सकते हैं या हमारे बच्चों के निश्चित तौर पर मार्गदर्शक हो सकते हैं? आपको ये समझने की आवश्यकता है। हम मानते हैं कि आप दूसरे धर्म से नफरत मानते होंगे, लेकिन आप कल्पना करके देखिए कि जहां आपकी आबादी ज्यादा है, अगर आपसे कोई ये कहे कि हम आ रहे हैं, तुम्हारा जीजा आ रहा है, माला लेकर तैयार रहना, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? इन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम आपको इस घटना के बारे में आगे बता रहे हैं। एक हिंसा जब हुई, 84 कोसी ब्रजमंडल यात्रा निकली और उस यात्रा में बहुत बड़ी तादाद में भीड़ जुटाई गई। तमाम लोग नशे में थे, उन्माद उनके चेहरे पर था, हथियारबंद लोग थे, हथियार लहरा रहे थे। वो तमाम सी चीजें मीडिया चैनल्स ने दिखाई हैं, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं, तमाम सारे वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तैर रहे हैं। उनमें बताने की या दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको वो बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। क्या ऐसी यात्रा निश्चित तौर पर धार्मिक यात्रा हो सकती है? जब उसमें हिंसा हुई, तमाम लोग मारे गए, तमाम लोग घायल हुए, तमाम से दुकानें जलीं, गुरुग्राम के अंजुमन मस्जिद के इमाम की पीट कर हत्या कर दी गई, कई थाने फूंके गए, 2 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई, लगभग 6 लोग मारे गए, 50 से 60 लोग घायल हुए, 100 से ज्यादा गाड़ियां फूंकी गईं, अस्पतालों पर हमले हुए, मंदिर और मस्जिदों पर हमले हुए, मंदिर और मस्जिदों में लोगों ने छुपकर अपनी जान बचाई। क्या इस तरह से कोई यात्रा इतनी उग्र हो सकती है कि इस तरह से की हिंसा भड़के और लोग इस तरह से अपनी जान बचाएं? ये हिंसा घटित होने के बाद एक नाम आता है राव इंद्रजीत सिंह का, जो गुड़गांव से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार। उन्होंने इस यात्रा पर प्रश्न चिन्ह लगाए और उन्होंने कहा कि जुलूस में हथियार कहां से आए, किसने दिए? आजादी के बाद पहली बार इस इलाके में हिंसा हुई, आज तक कभी नहीं हुई, ये कैसे हुआ? और निश्चित तौर पर उन्होंने ये कहा है कि ऐसे नारे जिस यात्रा में लग रहे हों वो धार्मिक यात्रा नहीं हो सकती है। और फिर ये क्या था, जब स्वयं
कोई और नहीं कह रहा, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं कह रहे हैं, कोई राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं, अखिलेश यादव या लालू प्रसाद यादव नहीं कह रहे हैं, ये बात मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये धार्मिक यात्रा नहीं हो सकती। अगर ये धार्मिक यात्रा नहीं हो सकती तो ये क्या थी? धार्मिक यात्रा थी, मंदिर जाने वाली यात्रा थी, बारात थी किसी की, जो कोई ये कह रहा था कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, माला लेकर तैयार रहना, या फिर शव यात्रा थी हरियाणा सरकार के उस खटारा सिस्टम की, भारत के संविधान की शव यात्रा थी, जिसमें सभी धर्म और वर्ग के सुरक्षा का हवाला दिया जाता है। निश्चित तौर पर इस देश के सभी मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत पहले एक अपील की थी और उन्होंने कहा था कि देश में गौरक्षा के नाम पे मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं। देश के वो लोग जो कथित तौर पर गौरक्षक हैं, उनमें से 70 से 80% जो लोग गौरक्षा की बात करते हैं वह दिन में तो गौरक्षक होते हैं लेकिन रात में असामाजिक तत्वों वाला काम करते हैं। राज्य सरकारें उनका डोजियर बनाएं और उन्हें गिरफ्तार करें। ये गौरक्षक नहीं, गुंडे हैं। ये बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था और उसके बाद भी राज्य सरकारें नहीं जागी और उसका परिणाम है मेवात जैसी हिंसा। उसके बाद बयान आता है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का, जिन्होंने ये कहा कि यह घटना मैनेजमेंट के फेलियर होने की कहानी है। पूरी हिंसा के दौरान मुख्य पुलिस अधिकारी कहां गायब थे? ये पुलिस की कार्रवाई पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है और उन्होंने आगे कहा है कि दंगों के लिए इस यात्रा के आयोजक पूरी तरह जिम्मेदार हैं, जिन्होंने यात्रा के विस्तृत रूप की जानकारी सरकार को नहीं दी है। आपको बता दें, हम यात्रा के दौरान विश्व हिंदू परिषद के महासचिव सुरेंद्र जैन ने एक भाषण दिया। वो भाषण इतना जहरीला था जिसे मैं इस चैनल पे नहीं दिखा सकता। सिर्फ एक बात उनकी मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि प्रशासन कौन होता है मोनू मानेसर को रोकने वाला? ये कौन है? ये सुरेंद्र जैन कौन है? क्या प्रशासन को चुनौती दे रहा है, पुलिस को चुनौती दे रहा है, भारत की कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहा है, संविधान को चुनौती दे रहा है और उसके बावजूद भी खुलेआम आजाद घूम रहा है? ये सुरेंद्र जैन कौन है? देश का ठेकेदार है? संविधान से बड़ा है, प्रशासन से बड़ा है या कानून व्यवस्था से बड़ा है? उसके बाद में बयान आता है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का। उन्होंने कहा कि दंगे के पीछे किसी की बड़ी साजिश है। अब किसकी साजिश है, ये बात देश की जनता जानना चाहती है। उसके बाद बयान आता है स्पीकर का। उन्होंने कहा कि हर इनपुट पुलिस प्रशासन के पास था, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? क्या मकसद था रूल ऑफ लॉ को डैमेज करने का? हम आपको बताना चाहेंगे कि अक्सर ये घटनाएं देखने को मिली हैं कि एक समुदाय विशेष के लोग जहां रहते हैं, उग्र भीड़ हथियार लेकर नशे की हालत में वहां से गुजरती है और उसके बाद उन इलाकों में तमाम तरह की वो नारेबाजी की जाती है जो निश्चित तौर पर आपत्तिजनक, इस देश में संवैधानिक अनुसार कानून भी उनको आपत्तिजनक मानता है। बावजूद इसके वो सारी चीजें इस देश में हो रही हैं और उसके बाद तमाम तरह के वो वीडियो सामने आए जहां कुछ दंगाई मस्जिदों में घुसकर तोड़फोड़ करते हैं और मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा फहराते हैं। बाद में कानून वहां पटाक्षेप करने की पूरी कोशिश करता है। आखिरकार ये हिम्मत कहां से पड़ती है और इसके पीछे कौन लोग होते हैं? ऐसी ही एक मामला भी बरेली में सामने आया जहां कांवड़ियों का एक समूह, जो कि एक खास समुदाय के भीड़ वाले इलाके से जाना चाहते थे, जबकि प्रशासन ने, किसी और की सरकार नहीं है वहां, गोरक्ष पीठाधीश्वर संत श्रीमान योगी आदित्यनाथ की सरकार है। हिंदू हृदय सम्राट, विश्व हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक
योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिनकी सरकार ने उस रास्ते से कांवरियों को गुजरने की अनुमति नहीं दी थी। बावजूद इसके वो कांवरियों का समूह उसी रास्ते से जाना चाहता था। पुलिस के कप्तान एसएसपी चौधरी ने जब कांवरियों के उस समूह को रोकने की कोशिश की तो कांवरियों का वो समूह पुलिस पर ही हमलावर हो गया। और एसएसपी चौधरी का ये कहना है कि उस समूह में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नशे में थे, जिनके पास हथियार थे। उनको रोकने की पूरी पुलिस ने कोशिश की, बावजूद इसके जब वो नहीं रुके तो पुलिस ने उनके ऊपर बल प्रयोग किया, फिर उन्हें मजबूरन वहां से हटना पड़ा। और आपको एक गजब की बात बताएं, उसके बाद 4 घंटे बाद ही उस पुलिस कप्तान का बरेली से तबादला कर दिया जाता है। आखिर क्यों? सरकार की मंशा क्या थी? सरकार दंगा रोकना चाहती थी या दंगा कराना चाहती थी? क्या सरकार के 2 आदेश होते हैं? एक लिखित आदेश होता है और एक मौखिक आदेश होता है। लिखित आदेश तो आज तक यही हुआ है कि दंगा रोका जाए, लेकिन क्या मौखिक आदेश था कि दंगा होने दिया जाए? और नहीं होने दिया। क्या सरकारी कार्य में बाधा डालने की सजा मिली है एसएसपी चौधरी को? वहीं इंटेलिजेंस का ये कहना है कि पूरा इनपुट हमने हरियाणा सरकार को दिया था, बावजूद इसके प्रशासन ने वो कोई इंतजाम नहीं किया, वो सुरक्षा बल तैनात नहीं किए गए। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का कहना है कि जब दंगा पूरी तरह से भड़क गया, हिंसा अपने चरम पे थी, हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री से कहा और गृह मंत्री से कहा कि फोर्स कम है, भेजिए। आप समझिए बात को कि वह इलाका जो एनसीआर से, जो दिल्ली से, जो पुलिस प्रधानमंत्री आवास से, गृह मंत्रालय से महज 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां फोर्स कम तैनात था और समय पे पहुंचा भी नहीं। तो क्या दंगों को होने दिया गया? क्या दंगाइयों को पूरा मौका दिया गया? और ये मौका किसने दिया? कौन है वो लोग जो देश को मुद्दों से भटकाकर दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, ताकि इस देश का चुनाव 2024 में जो आने वाला है, फिर से हिंदू और मुस्लिम की श्रेणी पर लड़ा जाए, विकास के मुद्दे से भटककर पूरा चुनाव हिंदू और मुसलमान की सांप्रदायिक रंग में रंग जाए। वो लोग कौन हैं? हरियाणा से जो न्यूज चैनलों पर तस्वीरें दिखाई गई, जो न्यूज चैनलों पर वीडियो आए हैं, उनमें से प्रमुखता आज तक पर और न्यूज लॉन्ड्री पर एक वीडियो रिलीज हुआ है। आज तक का पत्रकार, आज तक के वेरीफाइड चैनल से ये वीडियो रिलीज हुआ है, जिसमें आज तक का पत्रकार कैमरा लेके जब कवर कर रहा था बजरंग दल की उस हुड़दंगी भीड़ को, तो निश्चित तौर पर उन लोगों ने आज तक के पत्रकार से कहा कि आप कैमरा बंद करिए। और उसी वीडियो में वो पत्रकार ये कह रहा है कि अभी अभी 4 राउंड फायर हुए हैं और तब तक बजरंग दल के कुछ युवा जो भगवा गमछा ओढ़े थे वो आए और उन्होंने पत्रकार को जबरदस्ती वो कैमरा बंद करा दिया। उसके बाद न्यूज लॉन्ड्री का अनमोल प्रीतम जो पत्रकार हैं, उनका भी कैमरा इसी तरह से बंद कराया गया। उनसे पूछा गया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। ये वीडियो इन न्यूज चैनल्स पर वायरल हुए हैं। तो आप हमें ये बताइए कि आखिरकार जब पूरे दंगे के आरोपी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं, हिंदू पक्ष पूरी तरह से पीड़ित ही है, तो फिर इन पत्रकारों के कैमरे क्यों बंद कराए गए? क्या मंशा थी? क्यों इस मुद्दे को सिर्फ ये पेश किया जा रहा है कि हम तो सिर्फ पीड़ित हैं, जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ सामने वाले ने ही किया है। और ऐसा इलाका कथित तौर पर यह माना जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती रही, बावजूद कांग्रेस के तमाम सरकारों के बावजूद इसके उस नूह इलाके में कभी हिंसा नहीं हुई। फिर वो हिंसा आज क्यों हो रही है, जब हरियाणा और दिल्ली दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कथित तौर पर ये दावा करती है कि हम हैं तो हिंदू सुरक्षित है। ये बात आपको इसलिए समझनी जरूरी है कि मणिपुर हो या वो चलती ट्रेन का मामला हो, बरेली हो, हरियाणा हो, पलवल हो, गुरुग्राम हो, मेवात हो, नूह हो, तमाम वो इलाके जो निश्चित तौर पर 2024 को
कि जमीन को बनाने के लिए, उसको अपनी मुफीद बनाने के लिए उसमें जो खाद बीज डाला जा रहा है वो गुजरात मॉडल का खाद बीज, जिसमें ये बता दिया जाए पूरी जनता को कि हिंदू तभी सुरक्षित है जब फला दल राजनीतिक सत्ता में है। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कौन कर रहा है? जब आप इन सारी चीजों को गहराई से देखेंगे और मोनू मानेसर जैसे उन्मादी गुंडे कैसे इतने इतने दिन तक फरार हैं, क्यों नहीं उनको कोई पकड़ पा रहा है? जिस देश में बुलडोजर चलाने की पद्धति हो, जिस देश में एक धारा 151 में एनकाउंटर करने की पद्धति हो, उस देश में तमाम मामलों में वांछित चल रहा एक गुंडा सरेआम वीडियो शूट करके रिलीज करता है, सरेआम धमकियां देता है और महीनों फरार भी रह लेता है। ऐसा कैसे संभव है बिना सरकारों की सहमति के? इन सारी चीजों को आपको समझने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर ये देश जलने से आपको रोकना होगा। आप ही हैं वो जो इस देश को जलने से बचा सकते हैं, क्योंकि जब तक आप नहीं भड़केंगे ये तमाम वो गुंडे, तमाम वो लोग जो समाज को जलाना चाहते हैं, चाहे वह कोई भी कट्टरपंथी हिंदू हो या कोई कट्टरपंथी मौलाना हो, जिन लोगों के दिमाग में अपने निजी फायदे के लिए देश को जलाकर लोगों की लाशों पर चढ़कर अपनी मंजिल तक पहुंचना जिनका मकसद बन गया है, ऐसे किसी भी गुनहगार की साजिश का शिकार ना हो आप, तभी ये देश जलने से बचेगा। हकीकत को जाने, सच को पहचाने। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारा निवेदन है कि हमारा ये वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो निश्चित तौर पर हमें सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि इस तरह का अगला जो भी एपिसोड बने आपको सबसे पहले मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।